गुड मॉर्निंग बच्चों आज अपन पढ़ेंगे संसाधन भूगोल का विषय क्षेत्र। स्कोप ऑफ रिसोर्स ज्योग्राफी की विषय क्षेत्र क्या है इसका। तो भूगोल की विभिन्न शाखाएं हैं, उसी की तरह संसाधन भूगोल का भी एक निश्चित क्षेत्र है जिसमें हम पृथ्वी तल पर उपलब्ध जो प्राकृतिक संसाधन का मानव द्वारा उपयोग प्रमुख है। प्रकृति के संपूर्ण संसाधनों का उद्भव, वितरण, उपयोग और संरक्षण संबंधी जो विधियों का अध्ययन हम संसाधन भूगोल के अंतर्गत करते हैं। तो मानव पर्यावरण संबंधों के दौर में मानव की महत्ता को स्वीकार कर संसाधन भूगोल की विषय वस्तु में उसको शामिल किया गया। वर्तमान में संसाधन भूगोल के विषय क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक संसाधनों का उद्भव तथा वितरण का अध्ययन, मानव संसाधन तथा वातावरण से संबंधों का अध्ययन, संसाधनों के उपयोग का अध्ययन, संसाधन प्रबंधन एवं नियोजन का अध्ययन। तो पहला है प्राकृतिक जो संसाधन है उनका उद्भव और वितरण। इसके अंतर्गत हम जल, मिट्टी, वनस्पति, जंतु जगत और खनिज। दूसरा है मानव संसाधन। इसके अंतर्गत वृद्धि, वितरण, मानवीय संसाधन में मानव की वृद्धि, वितरण, मानवीय छांट, संस्कृति और कौशल। संसाधन उपयोग के आधार पर हम जल, भूमि, सौर ऊर्जा, मिट्टी, जीवीय संसाधन जिसमें वनस्पति और जंतु और खनिज। फिर संसाधन प्रबंधन, इनका मूल्यांकन, संरक्षण, अनुकूल उपयोग और नियोजन रणनीति, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला है प्राकृतिक संसाधनों का उद्भव और वितरण। इसके अंतर्गत हम संसाधन भूगोल की जो प्रारंभिक विषय वस्तुओं में संसाधनों की उत्पत्ति और वितरण को शामिल किया गया है। संपूर्ण प्रक्रिया का अध्ययन कर मात्रा का पता लगाया जाता है जिसके आधार पर उनका उपयोग निर्धारित हो सके। तो इस के अंतर्गत हम जल संसाधन का वितरण पृथ्वी पर महासागरों के अतिरिक्त नदियाँ, झीलें, तालाब, भूमिगत और हिम आवरण व हिम टोपियों के रूप में मिलता है। दूसरा है भूमि एवं मिट्टी संसाधन। हमारा जो धरातल है उसका ऊपरी आवरण भूप्रपट्टी कहलाता है, जिससे मिट्टी का निर्माण होता है। मिट्टी संसाधन एक आधारभूत संसाधन है जिस पर जीवीय संसाधन जिसमें वनस्पति और जीव जगत दोनों का अस्तित्व निर्भर करता है। फिर आता है खनिज संसाधन को 3 भागों में बांटा गया है: ऊर्जा, धात्विक और अधात्विक। ऊर्जा के अंतर्गत हम पेट्रोल, कोयला, प्राकृतिक गैस और आणविक गैस, थोरियम और यूरेनियम। धात्विक में लोहा, तांबा, जस्ता, सीसम, चांदी, सोना, प्लेटिनम आदि का अध्ययन करते हैं। फिर अधात्विक खनिज में अभ्रक, जिप्सम, गंधक, पारा आदि आते हैं। फिर आता है चौथा जीवीय संसाधन, जिसमें इसको 2 भागों में बांटा गया है: वनस्पति संसाधन जिसमें वन, झाड़ियाँ, घास के मैदान, जंतु संसाधन में दूध व मांस देने वाले पशु, भार ढोने वाले पशु, मछलियाँ, जो लोगों के लिए एक प्रमुख खाद्य संसाधन है। अन्य के अंतर्गत हम पवन है, सौर है, इनको शामिल किया जाता है क्योंकि ऊर्जा के संकट में का जो दौर है उसमें पवन और सौर ऊर्जा भविष्य के लिए प्रमुख वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में विकसित हो रहे हैं। दूसरा आता है मानव संसाधन तथा वातावरण के साथ संबंध। इसमें मानव संसाधन में किसी प्रदेश की जनसंख्या के वितरण, संसाधनों की तुलना में उसका घनत्व, उसके गुणात्मक पक्ष जिसमें शारीरिक शक्ति है, मानसिक क्षमता है और मानव का स्वास्थ्य है का अध्ययन प्रमुख होता है। मानव संस्कृति के प्रतिरूप को भी एक संसाधन माना गया है। किसी देश में वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के अनुसार ही उसका आर्थिक विकास होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जर्मनी, जापान, फ्रांस इसके उदाहरण हैं। संस्कृति के अतिरिक्त लोगों का सामाजिक संगठन भी महत्वपूर्ण होता है। इसके आधार पर ही संसाधनों के उपयोग का दृष्टिकोण बनता है। फिर आता है संसाधनों के उपयोग का अध्ययन। तीसरा, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए
विज्ञान और प्रौद्योगिकी तकनीकी का विकास करके प्राकृतिक संपदा का उपयोग करता है, जो हमें धरातल से मिलती है। तो यह संसाधनों की श्रेणी में आ जाता है। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विज्ञान और तकनीकी की सहायता से जहाँ विपुल प्राकृतिक संपदा उपलब्ध है, लेकिन वहाँ मनुष्य किसी प्रकार की आर्थिक क्रियाएं नहीं करता है, तो उसे संसाधनों की श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है। मानव द्वारा उपयोग किया जा रहे संसाधनों का अध्ययन संसाधन भूगोल की मूल विषय वस्तु है। ये संसाधन निम्न प्रकार हैं, जैसे जल। पृथ्वी का संपूर्ण जीवजगत की प्राथमिक आवश्यकता जल है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का केवल 2% जल ही मानव के उपयोग के योग्य है। बाकी का कैसा है? नमक युक्त जल, जो कि महासागरों में है, तथा कुछ भाग स्थायी हिम के रूप में अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में है, जहाँ पर हिम चादर के रूप में हमें मिलता है। जल का उपयोग हम घरेलू कार्यों में, कृषि फसलों को सींचने में, पशुओं के लिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए, उद्योगों में, औद्योगिक अपशिष्टों के निस्तारण में, मत्स्य पालन में और नर परिवहन में किया जाता है। फिर आता है भूमि और मिट्टी। मिट्टी और भूमि संसाधन मानव की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, क्योंकि मिट्टी पर ही हमारा कृषि है, पशुपालन है, व्यापार है, परिवहन है, ये सारा संभव है। मानव की खाद्य आपूर्ति, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप में हो, शाकाहारी रूप में हो, भोजन के रूप में हो, या मांसाहारी भोजन के रूप में हो, ये मिट्टी पर ही निर्भर है। मनुष्य ने भूमि संसाधन का विकास करके कृषि विविधता और उत्पादकता में वृद्धि की। उसका उपयोग करके मिट्टी के अनुसार फसलों का चुनाव करना, भूमि उत्पादकता को बनाए रखने के लिए नवीन कृषि पद्धतियों का विकास, वन एवं पशुचारण भूमि का उचित प्रबंधन और मृदा संरक्षण इसके आवश्यक तथ्य हैं। फिर आता है वनस्पति। वनस्पति में वन, घास, झाड़ियाँ, तृण, तिनके, लाइकेन, ये सब शामिल होते हैं। मानव को कंद मूल, फल आदि भोज्य पदार्थ, इमारती लकड़ी, औद्योगिक कच्चा माल आदि वनों से, वनस्पति से प्राप्त होता है। तो वनस्पति क्षेत्रों के रूप में पशुओं के लिए घास स्थल होते हैं। इस प्रकार वनस्पति मानव और पशुओं दोनों के लिए बहुत उपयोगी है, विविध रूपों में उपयोगी है। फिर आता है जीव जंतु। मानव का पशुओं से प्रारंभ काल से ही घनिष्ठ संबंध रहा है। मनुष्य संस्कृति के विकास के प्रारंभिक समय में पशुओं का आखेट कर अपना भरण पोषण करता था। संस्कृति विकास के साथ मानव तथा जीव जंतुओं के संबंधों का बदलता स्वरूप, जिसके अंतर्गत मानव ने पशुओं का शिकार करने के बजाय उनको पालतू बनाया और उससे दूध, मांस और अन्य खाद्य पदार्थ प्राप्त किए। वर्तमान में मछली उत्पादन भी एक बड़ी मात्रा में खाद्य पूर्ति का साधन है। पशुओं से खाद्य वस्तुओं के अलावा अनेक औद्योगिक कच्चा माल, जैसे रेशे हैं, खाल हैं, सींग हैं, हड्डियां हैं, प्राप्त होता है। इसके अलावा कृषि कार्यों में भी जो पशुधन है इसका उपयोग, इसके अलावा सौंदर्य और मनोरंजन में भी इसका उपयोग किया जाता है। फिर आते हैं खनिज। पृथ्वी पर विद्यमान खनिज संपदा वर्तमान विकास का मूल आधार रही है। सभ्यता और संस्कृति विकास में प्राचीन काल से ही इनका उपयोग किया गया है, लेकिन आधुनिक काल में ऊर्जा, खनिज संसाधन और धात्विक और आध्यात्मिक खनिज संसाधनों के विकास के बिना विकास की कल्पना करना असंभव है। पवन और सौर ऊर्जा। पवन और सौर ऊर्जा वर्तमान युग में ऊर्जा के महत्वपूर्ण और दीर्घकालीन उपयोग की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये योग्य बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। सौर ऊर्जा द्वारा पृथ्वी तल के अन्य संसाधन, जल, वनस्पति, जंतु और मानव संसाधन शक्ति प्राप्त करते हैं। वायुमंडल में विद्यमान जल वाष्प और आर्द्रता पवन द्वारा ही
वितरित होती है। इसी के फलस्वरूप वर्षा की संभावना बनती है, जिसके उपरांत पृथ्वी तल पर जीवों का अस्तित्व भी संभव है। तो इसलिए पवन और सौर दोनों ही जो ऊर्जा हैं वो बहुत ही उपयोगी हैं। अब आता है संसाधन प्रबंधन एवं नियोजन। मानव सभ्यता के प्रारंभिक समय में प्राकृतिक संसाधनों से महत्वपूर्ण संबंध थे, जब मानव का सभ्यता का प्रारंभिक युग था। लेकिन अपने बौद्धिक विकास द्वारा मानव ने प्रकृति से बदलते हुए संबंध स्थापित कर उपयोगी वनस्पति, जीव जंतु, खनिज और ऊर्जा संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा विकास और उपयोग किया, और इसके फलस्वरूप संसाधनों का अधिक दोहन किया, जिससे पर्यावरणीय तत्वों का ह्रास होने लगा। ऐसी स्थिति में संसाधन प्रबंधन और नियोजन की बहुत ही आवश्यकता है। मानव ने भविष्य में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति को जारी रखने के लिए प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की रणनीति बनाई, जिसमें इनके मूल्यांकन, संरक्षण और अनुकूल उपयोग द्वारा संसाधनों का पोषणीय आधार प्रदान करने को प्रमुख स्थान दिया गया। इन सभी तथ्यों को संसाधन भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में भी शामिल किया गया। तो ये था संसाधन भूगोल का विषय क्षेत्र, जिसके अंतर्गत अपन ने 4 भागों में बांटा इसको और उनका अध्ययन किया। अगले वीडियो में अपन संसाधन भूगोल के अध्ययन के उपागम के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद बच्चों।